हम अपने नायक एड बॉयस से मिलते हैं, जो एक नया रंगरूट है जो सेना में सिर्फ 3 महीने से भर्ती है। उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है और अक्सर उसके साथी सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह ठीक से हथियार भी नहीं चला सकता है। लेकिन बॉयस उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मिशन पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। कुछ ही देर बाद जैसे ही वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, उनके विमान पर जर्मनों की भारी गोलाबारी होती है। विमान कुछ हमलों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उनके रास्ते में और भी धमाके होते हैं, जिससे कई सदस्यों की मौत हो जाती है। जल्द ही एक लाल बत्ती जलती है, जिसके बाद सैनिक अपने पैराशूट का उपयोग करके विमान से कूद जाते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश सैनिक धमाके में अपनी जान गंवा देते हैं। इस उथल पुथल के बीच बॉयस नदी में उतरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और जल्द ही वो अपने सीनियर कॉर्पोरल फोर्ड से मिल जाता है। वे गाँव पहुँचते हैं और 3 जीवित सैनिकों तिब्बत, चेज और डॉसन से मिलते हैं। सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में फोर्ड कमान संभालते हैं और वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं जब डॉसन एक बारूदी सुरंग पर कदम रखता है और दुखद रूप से अपनी जान गंवा देता है। इस नुकसान से सैनिक अंदर तक हिल जाते हैं, लेकिन उनके पास अपने मिशन को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। बाद में जब वे जंगल से गाँव की ओर जा रहे होते हैं, तो अचानक उनकी मुलाकात क्लो नाम की एक युवा फ्रांसीसी महिला से होती है। वो उन्हें देखते ही तुरंत भाग जाती है, लेकिन फोर्ड उन्हें उसका पीछा करने का आदेश देता है और जोर देकर कहता है कि उनकी उपस्थिति के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सैनिक आज्ञा मानते हैं और तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, इसलिए वो खुद का बचाव करने के लिए चाकू निकालती है। फोर्ड आसानी से उसे निहत्था कर देता है, जबकि बॉयस, जो फ्रेंच बोलता है, उसे आश्वस्त करता है कि उनका कोई नुकसान नहीं है। वो बताता है कि वे केवल चाहते हैं कि वो उन्हें गांव तक ले जाए और क्लो आश्चर्यजनक रूप से उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। इसके बाद वो उन्हें अपने घर ले जाती है और बताती है कि वो अपने 8 साल के भाई और अपनी आंटी के साथ रहती है। बॉयस क्लो के साथ बाहर रहता है, जबकि अन्य 3 ये पुष्टि करने के लिए अंदर जाते हैं कि वह सच कह रही है। हालांकि क्लो को चिंता होती है कि वे उसके परिवार को चोट पहुंचाएंगे, इसलिए वह उनका पीछा करती है और गलती से शोर करती है, जिससे तुरंत पड़ोसी सतर्क हो जाते हैं। बूढ़ी महिलाओं में से एक नाजी सैनिकों को तुरंत सूचित करती है, ये दावा करते हुए कि क्लो कर्फ्यू के बाद बाहर है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। ये सुनकर कई नाजी दिखाई देते हैं, इसलिए बॉयस के पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। फिर वह देखता है कि क्लो को जर्मनों द्वारा गुस्से में सामना करना पड़ता है, जो उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सौभाग्य से वाफ्टनर नामक एक वरिष्ठ अधिकारी आता है और वह क्लो को पसंद करता है, इसलिए वह अपने अधीनस्थों को डांटता है और उसे जाने देता है। जर्मनों के जाने के बाद क्लो और बॉयस उसके घर में प्रवेश करते हैं और बाकी सैनिकों के साथ फिर से मिलते हैं। उन्हें एक कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं, लेकिन क्लो उन्हें ये कहते हुए खारिज कर देती है कि यह सिर्फ उसकी बीमार आंटी है। वे उसके छोटे भाई पॉल से भी मिलते हैं, जो सैनिकों को देखकर उत्साहित है और खेलना चाहता है। फोर्ड फिर तिब्बत और चेस को चर्च भेजता है, ये देखने के लिए कि क्या उनके दस्ते का कोई सदस्य बच गया है, और वहां गया है। इस बीच बॉयस आंटी के कमरे से आने वाली भयानक आवाजों से परेशान है, इसलिए वो उसे देखने के लिए दरवाजे के पास जाता है। उसका दिल बैठ जाता है जब वो एक पूरी तरह से विकृत, भद्दी दिखने वाली महिला को देखता है। तभी क्लोई आती है और एक डरावनी आवाज पूछती है कि उसकी आंटी को क्या हुआ। वो जवाब देती है कि जर्मनों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे चर्च ले गए, जहां उन्होंने कुछ प्रयोग किए। ये पता चलता है कि एक जर्मन डॉक्टर घरों से यादृच्छिक लोगों का अपहरण करता है ताकि नाजियों के लिए भयावह प्रयोग किए जा सकें, भूमि से टार का उपयोग करके, जिसका वह दावा करता है कि उसके पास एक विशेष शक्ति है। क्लोई तब बॉयस के गोली के घाव की देखभाल करती है और समझाती है कि वह जर्मनों से नफरत करती है क्योंकि उन्होंने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कुछ देर बाद नाजी वापस आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, तो पॉल, बॉयस और फोर्ड अटारी में छिप जाते हैं। क्लो दरवाजा खोलती है और वाफ्टनर को देखती है और वो अनिच्छा से उसे अंदर आने देती है। थोड़ी देर बातचीत के बाद वो उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके बीच एक समझौता हुआ है कि वो सुरक्षा के बदले में उसके साथ सोएगी। क्लो मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो आज रात ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो उस पर दबाव बनाता रहता है, जिसे बॉयस और फोर्ड ऊपर से देख लेते हैं। जब वो विरोध करती रहती है तो वाफ्टनर उसे धमकी देता है कि वो उसके भाई को भी उसकी आंटी की तरह चच ले जाएगा। बेचारी महिला अनिच्छा से उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वाफ्टनर उसके साथ जबरदस्ती अंतरंग होने की कोशिश करता है। ऊपर बॉयस ये सब देखकर क्रोधित हो जाता है और बीच बचाव करना चाहता है, लेकिन फोर्ड उसे ये कहते हुए रोक देता है कि इससे वे और मुसीबत में पड़ जाएंगे और मिशन खतरे में पड़ जाएगा। फिर भी बॉयस चुप नहीं रहता और वाफ्टनर के सिर पर बंदूक तानकर नीचे चला जाता है। फोर्ड भी अपने साथी की मदद के लिए दौड़ता है और वह वाफ्टनर की बेरहमी से पिटाई करता है। फिर वे उसे वश में कर लेते हैं और उसे अटारी में बांधकर छोड़ देते हैं, जहां फोर्ड उससे जानकारी हासिल करने के लिए उसे प्रताड़ित करने का फैसला करता है। इसके बाद फोर्ड बॉयस को इलाके का पता लगाने के लिए चर्च जाने का आदेश देता है, जिसे बॉयस मान जाता है और चला जाता है। बॉयस जल्द ही चर्च के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि जर्मन एक फ्लेमेथ्रोवर से विकृत ग्रामीणों को जिंदा जला रहे हैं। ये देखकर वह डर जाता है और फिर अचानक कहीं से एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता आता है और उस पर हमला करता है।
यह नाजियों को सतर्क कर देता है, जिससे बॉयस असहाय और घिरी हुई स्थिति में आ जाता है। सौभाग्य से वह एक गुजरते हुए ट्रक को देखता है और तुरंत अंदर कूद जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ट्रक में लाशें भरी हुई हैं तो उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से निकल जाती है। इसके बाद ट्रक चर्च के अंदर जाता है और उसके साथ बॉयस भी अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। वो ट्रक से उतरता है और एक भूमिगत सुविधा को देखकर चौंक जाता है। वो कुछ खौफनाक कोशिकाओं के पास जाता है और एक छेद से देखने पर वो दूसरी तरफ एक भयानक प्राणी को देखकर भयभीत हो जाता है। एक स्तब्ध आवाज आगे बढ़ती है और एक भयावह प्रयोगशाला में पहुंचती है, जहां उसे एक बड़ा टार का गड्ढा दिखाई देता है जिसके ऊपर कई लोग बैग में फंसे हुए हैं। फिर वो एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक लाल पदार्थ से भरी सिरिंज मिलती है और वह उसे अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद बॉयस को दूर से एक महिला की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचता है तो वह ये देखकर भयभीत हो जाता है कि वह केवल सिर होने के बावजूद जीवित है। फिर उसकी मुलाकात अपने साथी अमेरिकी सैनिक रोसेनफील्ड से होती है, जो एक मेज से बंधा हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर प्रयोग नहीं किया गया है। बॉयस अपने साथी की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक शमिट नाम का एक डॉक्टर आता है, जिससे उसे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो डरकर देखता है कि डॉक्टर एक मृत शरीर को लाल सिरिंज से इंजेक्शन लगाता है और उस आदमी को फिर से जीवित कर देता है। पुनर्जीवित आदमी को फिर किसी तरह के मुर्दाघर में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद बॉयस अपने साथी की मदद के लिए दौड़ता है, जो एक बहुत ही अजीब उपकरण से जुड़ा हुआ है। बॉयस अपनी पूरी ताकत लगाता है और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह डिवाइस को अलग करने में कामयाब हो जाता है, जिससे रोसेनफील्ड को काफी दर्द होता है। अब दोनों किसी के आने से पहले भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहां जाना है। किस्मत से उन्हें एक सीवर दिखाई देता है और बिना समय बर्बाद किए वे उसे खोलकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन क्लोई के घर पर कट जाता है, जहां टिबेट और चेज इलाके की छानबीन करके आखिरकार लौट आए हैं। फोर्ड दोनों से बॉयस के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता और वे मान लेते हैं कि उसे जर्मनों ने पकड़ लिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद बॉयस आखिरकार रोसेनफील्ड के साथ लौटता है और वह चर्च में देखी गई हर बात को समूह को बताता है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि वह किस बारे में बात कर रहा है और फोर्ड इस बात से नाराज हो जाता है कि उसने रेडियो टावर की भी छानबीन नहीं की। अपने दावे को सत्यापित करने के लिए बॉयस लैब में मिली लाल पदार्थ वाली सिरिंज दिखाता है। ये बात फोर्ड को चौंका देती है और वह विफ्टनर से पूछताछ करना शुरू कर देता है कि वो पदार्थ क्या है और वे कौन से प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि जर्मन स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने से इनकार करता है और बस इतना कहता है कि शहर के लोगों को आखिरकार एक उद्देश्य मिल गया है, क्योंकि उनके शरीर कुछ बहुत बड़ा बनाने के लिए काम आएंगे। ये बात क्लोई को गुस्सा दिलाती है और तुरंत अपने माता पिता और चाची से बदला लेने के लिए उस पर चाकू से वार करती है। वो उसे और चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे शांत करते हैं और उसे नीचे भेज देते हैं। इसके बाद फोर्ड विफ्टनर को फांसी पर लटका देता है और जानकारी के लिए उसे बेरहमी से प्रताड़ित करता है, लेकिन ये बेकार है। बॉयस अत्यधिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फोर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुक्का मारा जाता है। दोनों में तीखी बहस होती है और बॉयस जोर देकर कहता है कि वह किसी को नहीं मारना चाहता, जबकि फोर्ड उसे ठंडे शब्दों में याद दिलाता है कि सैनिकों के रूप में उन्हें कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। लगातार पिटाई सहने के बाद विफ्टनर आखिरकार कुछ जानकारी देता है, जिसमें खुलासा होता है कि टावर में 40 आदमी तैनात हैं। इस जानकारी के साथ फोर्ड अपने दस्ते को इकट्ठा करता है और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करता है। वो चेज को आदेश देता है कि वह विफ्टनर को ले जाने के लिए तैयार करे, क्योंकि वे हमले के दौरान उसका इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए करना चाहते हैं। चेज उसकी बात मानता है और अटारी की तरफ जाता है, जहां वह विफ्टनर को बेहोश पाता है। वो उसे धक्का देता है और कई बार पुकारता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उसे लगता है कि जर्मन मर चुका है और वह सतर्क नहीं रहता, इसलिए विफ्टनर इस मौके का फायदा उठाकर उसे नीचे गिरा देता है और उस पर कई गोलियां चलाता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग अटारी की तरफ भागते हैं और विफ्टनर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि चेज गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जल्द ही दम तोड़ देता है। ये सब देखकर हर कोई टूट जाता है, खासकर बॉयस, जो तब एक हताश फैसला लेता है। वो रहस्यमय लाल सीरम से भरी सिरिंज निकालता है और चेज को इंजेक्शन लगाता है। उसे उम्मीद है कि वो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही देर बाद सीरम अपना असर दिखाता है और चेज अचानक जाग जाता है, जिससे पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है। जब चेज से पूछा गया कि वह कैसा महसूस कर रहा है, तो उसने कहा कि वह ठीक है, लेकिन वह बहुत प्यासा है, इसलिए बाकी लोग उसे पानी देते हैं। कुछ देर बाद उसे बुखार आ जाता है और उसका शरीर भयानक तरीके से मुड़ने और बदलने लगता है, जिससे हर कोई डर जाता है। उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और वह धीरे धीरे एक भयानक ज़ोंबी जैसे प्राणी में बदल जाता है। समूह घबरा जाता है और विफ्टनर से जवाब मांगता है, तो वह बस कहता है कि 1000 साल के रीच को 1000 साल के सैनिकों की आवश्यकता होती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में ये पता चलता है कि सीरम मृतकों को राक्षसी सुपर सैनिकों के रूप में पुनर्जीवित करता है, जिसका उपयोग नाजी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। कुछ देर बाद चेज अचानक बेहद आक्रामक हो जाता है और बॉयस पर हमला करना शुरू कर देता है, चिल्लाता है और यह जानने की मांग करता है कि उसने उसके साथ क्या किया। बाकी लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर भी हमला करता है, जिससे फोर्ड को उसे कई बार गोली मारनी पड़ती है। हालांकि
हालांकि गोली चलने से चेस पर कोई असर नहीं होता है और वो और भी हिंसक हो जाता है। अंत में बॉयस उसे जमीन पर गिरा देता है और बार बार अपनी राइफल से उस पर वार करता है जब तक कि ज़ोंबी आखिरकार खत्म नहीं हो जाता। दुर्भाग्य से इस सारी अराजकता ने वाफ्टनर को भागने का मौका दे दिया और रास्ते में उसकी मुलाकात पॉल से होती है और उसे भी बंधक बना लेता है। जब तक बाकी लोगों को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वाफ्टनर बाहर होता है और नाजियों को सतर्क कर देता है। अमेरिकी सैनिक जल्द ही आते हैं और दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी होती है। कई जर्मन अपनी जान गंवा देते हैं और वोफनर बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका आधा चेहरा नष्ट हो जाता है। फिर भी वह बचे हुए नाजी सैनिकों की मदद से पॉल के साथ भागने में सफल हो जाता है। ये देखकर क्लो घबरा जाती है और सैनिकों से अपने भाई की मदद करने की भीख मांगती है, लेकिन फोर्ड जोर देकर कहता है कि उन्हें तुरंत टॉवर को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि जर्मनों को अब उनकी योजना के बारे में पता चल गया है। हालांकि बॉयस का तर्क है कि उन्हें पहले पॉल को बचाना होगा, जो उनकी वजह से खतरे में है। वो प्रस्ताव करता है कि वे पूरे चर्च को उड़ा दें, जिससे प्रयोगशाला के साथ साथ रेडियो स्टेशन भी नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर तिब्बत उसका समर्थन करने का फैसला करता है और फोर्ड भी अनिच्छा से उसकी योजना का पालन करने के लिए सहमत हो जाता है। उधर वॉर्नर असहनीय पीड़ा में प्रयोगशाला में आता है और खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए लाल पदार्थ वाली सिरिंज की तलाश में रहता है। डॉक्टर शमिट उसे चेतावनी देते हैं कि सीरम का परीक्षण कभी किसी जीवित व्यक्ति पर नहीं किया गया है और यह बेहद खतरनाक है, लेकिन दर्द और गुस्से में वेफ्टनर उसे अनदेखा कर देता है और सीरम इंजेक्ट कर देता है। वो भयानक दहाड़ता है और उसका शरीर हिंसक रूप से मुड़ जाता है और एक विचित्र प्राणी में बदल जाता है। दूसरी ओर एक नाजी सैनिक पर पड़ती है, जो अब उस पर नजर रखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आखिरकार वह उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक क्लोई हंसने लगती है और इससे पहले कि वह आदमी कुछ समझ पाता, फोर्ड उसे बेहोश कर देता है। कुछ ही देर बाद वही आदमी अपनी गाड़ी में चर्च में आता है, जिसके मुंह पर डक्ट टेप लगा हुआ है। नाजी हैरान है कि क्या हुआ, और हालांकि वह आदमी उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, वह असफल हो जाता है। जर्मन उसके मुंह से टेप हटाते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि उसके मुंह में एक ग्रेनेड और पास में कई विस्फोटक बंधे होते हैं। उपकरण तुरंत फट जाता है, जिससे बड़ी संख्या में जर्मन मारे जाते हैं। चेक पॉइंट को सुरक्षित करने के लिए और नाजी आते हैं, लेकिन रोसेनफील्ड और टिबिट जमकर हमला करते हैं और उन्हें भी मारने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच क्लोई, फोर्ड और बॉयस ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर सीवर से होकर भाग जाते हैं। एक बार जब वे सफलतापूर्वक अंदर पहुंच जाते हैं तो क्लोई अपने भाई को खोजने के लिए पुरुषों से अलग हो जाती है। वो एक नाजी सैनिक पर बंदूक तानती है और मांग करती है कि वो उसे पॉल के पास ले जाए। डरा हुआ आदमी उसकी बात मान लेता है और उसे एक कमरे में ले जाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी से भरा कमरा निकलता है, जिससे वो डर जाती है। सैनिक उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन सौभाग्य से बॉयस ठीक समय पर पहुंच जाता है और उसे मार देता है। बाद में क्लोई और बॉयस आखिरकार पॉल को लैब में एक बिस्तर से बंधा हुआ पाते हैं और उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बॉयस दोनों को भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका अभी भी कुछ काम बाकी है। दोनों मान जाते हैं और सीवर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उनका सामना एक राक्षसी ज़ॉम्बी से हो जाता है। इस पर क्लो अपने भाई को भागने के लिए कहती है, जबकि वो उस जीव से लड़ने के लिए पीछे रह जाती है। वो ज़ॉम्बी पर 3 बार गोली चलाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता और उस पर झपटता है। घबराई हुई महिला वहां से भाग जाती है और चमत्कारिक रूप से उसे एक फ्लेमे थ्रोवर मिल जाता है, जिसका उपयोग वो अंततः राक्षस को नष्ट करने के लिए करती है। क्लो जल्द ही बॉयस और रोसेनफील्ड से मिल जाती है, जिन्होंने पॉल को बचाया है और नाजी सैनिकों से लड़ रहे हैं। इस बीच फोर्ड रेडियो टॉवर पर पहुंचता है, जहां उसने टाइमर के साथ आखिरकार बम स्थापित किया है। लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो वाफ्टनर को देखकर चौंक जाता है, जो एक भयानक प्राणी में बदल गया है। नाजी एक महाशक्तिशाली राक्षस में बदल गया है, जो बम को नष्ट कर देता है और फोर्ड को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। इस बीच बॉयस का सामना डॉक्टर शमिट से होता है, जो उसे सिर में गोली मारने की कोशिश करता है। बॉयस गोलियों से बच जाता है, जिसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। अंत में बॉयस हावी हो जाता है और डॉक्टर को उसकी ही छुरी से मार डालता है। उधर वेफ्टनर फोर्ड को लैब में ले आता है, जहां वो उसे एक हुक से लटका देता है और उसके पिछले इलाज का बदला लेने के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद बॉयस कमरे में आता है और राक्षस वेफ्टनर पर कई बार गोलियां चलाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। दोनों में लड़ाई होती है, जिसके दौरान फोर्ड खुद को छुड़ाने और खुद को सीरम इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो एक सुपर सैनिक बन जाता है। जैसे ही वेफ्टनर बॉयस को खत्म करने वाला होता है, फोर्ड बीच में आ जाता है और दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। फोर्ड को एहसास होता है कि वो अकेले बल से वेफ्टनर को नहीं हरा सकता, इसलिए वह अपने बगल में ऑक्सीजन का एक टैंक लुढ़काता है। इससे पहले कि वेफ्टनर कुछ समझ पाता, बॉयस टैंक पर गोली चला देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और नाजी सीधे टारपिट में उड़ जाता है।
सैनिक इस अराजकता का फायदा उठाकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन फोर्ड अचानक बॉयस को धक्का देकर लैब के अंदर बंद कर देता है। ये देखकर बॉयस घबरा जाता है और गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन फोर्ड मना कर देता है और बॉयस को आदेश देता है कि वो उसे छोड़कर रेडियो टावर पर बम लगा दे और पूरी जगह को तबाह कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि सीरम को नष्ट कर देना चाहिए और अमेरिकियों के पास भी नहीं जाना चाहिए। बॉयस पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बहुत समझाने पर वो आखिरकार मान जाता है और भारी मन से चला जाता है। इस बीच लैब में मृत सैनिक एक एक करके उठने लगते हैं और वाफ्टनर भी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फोर्ड जल्द ही कुछ विस्फोटक सेट करता है और लैब को उड़ा देता है, जिससे वह, वाफ्टनर और अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। उसी समय बॉयस रेडियो टावर तक पहुंचता है और परिसर से भागने से पहले बम लगाता है। वो बाहर बाकी लोगों के साथ फिर से मिलता है, जैसे ही चर्च आखिरकार उसके पीछे ढह जाता है। कुछ ही देर बाद रेडियो पर घोषणा होती है कि डी-डे आक्रमण मित्र राष्ट्रों की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हो गया है। आखिरी सीन में बॉयस अपने सार्जेंट को रिपोर्ट करता है और चर्च के अंदर बम लगाने के साहसी फैसले के लिए फोर्ड को श्रेय देता है, जिससे ऑफिसर प्रभावित हो जाता है। फिर सार्जेंट उससे चर्च के नीचे एक भूमिगत लैब होने की अफवाहों के बारे में पूछता है और क्या वे सच हैं, लेकिन बॉयस झूठ बोलता है और जोर देकर कहता है कि उसने रेडियो स्टेशन को छोड़कर वहां कुछ नहीं देखा, जिस पर सार्जेंट विश्वास करता है। इसके बाद फिल्म तब समाप्त होती है जब सार्जेंट उसे बताता है कि उन्हें घर जाने के बजाय किसी और जगह पर फिर से नियुक्त किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि डरावनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।